हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने तीन क्लासेस ली थी। ठीक है, अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो ज़रूर से देखना, आपका बहुत सारा टाइम तो बच ही जाएगा। आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी डेप्थ में समझ में आ जाएंगे। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 2 है हमारी बुक के हिसाब से। कई जो बुक्स होगी उस में चैप्टर नंबर 3 हो सकता है, कोई सी भी बुक्स हो सकती है। ठीक है, बाकी काम यही है, नाम यही होगा हर एक बुक्स में। चैप्टर नंबर 2 का है जो हमारा नाम दे रखा है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, या टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हो, उसमें ये आपका नाम होने वाला है। अच्छा, इसमें क्या क्या बताने वाले हैं ओवरव्यू आप समझ लीजिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा भैया, मान लो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। अकाउंट्स में आप क्या पढ़ोगे आगे जाके, ट्रांजेक्शन क्या होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होने वाले हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है। पहले जब क्लास 1 में 2 में बताया था भैया एसेट्स और लायबिलिटीज, है ना। इसमें डिटेल में समझेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, डेटर क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें समझेंगे। एक एक चीजों को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट कंप्लीट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में और फिर आगे चलते हैं। अब पहला जो चीज है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मिस्टर ए है, ये किराना की शॉप चला, जनरल स्टोर चलाता है। ठीक है, ये मिस्टर बी इसके पास आता है ब्रेड परचेज करने, ब्रेड। अब ब्रेड इसके पास परचेज करेगा तो क्या करेगा, इससे गुड्स चला गया और इससे कैश आ गया, एक बार ये मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, गुड्स के बदले कैश मिल गया, तो ये क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, गुड्स के बदले कैश मिल गया अपने पास, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब दूसरे कंडीशन में मानो मिस्टर ए का रिश्तेदार है, ये जानकार है, पड़ोसी है मिस्टर बी। तो इससे ये ब्रेड तो ले गया, लेकिन पेमेंट अभी नहीं कर गया, पेमेंट वो शाम को करेगा। तो पेमेंट शाम को करेगा मतलब उधार में ले गया, मतलब उधार को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट में भी ले गया तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कैसे हुआ, ये इसको गुड्स मिला और ये उधार बन गया, तो वो भी क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल एक समझ चुके हैं आप, गुड्स है जिसको एक्सचेंज करेंगे अपन कैश के बदले या क्रेडिट के बदले, तो वो हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मिस्टर ये है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सर्विस देगा मिस्टर बी को। मिस्टर बी को अब वही आईटीआर फिल, मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न इसको फिल करना है, तो ये इनकम टैक्स रिटर्न फिल करके देता है। अभी प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहा है, ये दे रहा है सर्विस। ठीक है, ये सर्विस दे रहा है इसको, और ये क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा, या तो अभी करेगा या कुछ महीने बाद करेगा। अभी करेगा तो कैश पेमेंट हो जाएगा, कैश में आपको मैं बताऊंगा बाद में क्या क्या आता है। और नहीं करेगा, अभी बाद में करेगा तो क्रेडिट में होगा, मतलब उधार में हो गया। दोनों ही कंडीशन में इसकी सर्विसेज इसको मिल गई और इसका अमाउंट इसको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे गुड्स इसको मिल गया था और पैसे उसको मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें जब होती है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। देखिए क्या बोलता है, एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस विद आउटसाइडर इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या बोला कि भैया, जो एक्सचेंज करोगे आप गुड्स को या सर्विसेज को, या उधार में कर लो या क्रेडिट में या कैश में कर लो, ये सारी की सारी चीजें जो बिजनेस किसी आउटसाइडर के साथ, मतलब आउटसाइडर मतलब बिजनेस के बाहर वाले व्यक्ति के साथ कर रहा है, वो होगा बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अगर आप ऐसे की ऐसे ही देखो तो ट्रांजेक्शन भी यही होता है। ये बोल रहा है भैया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब प्रतिफल, वो जो मिस्टर ए को मिस्टर बी दे रहा था कैश में या काइंड्स में भी दे सकता है मान लीजिए, तो वो हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन, दोनों सेम ही चीज है भैया। आपको गुड्स या सर्विसेज देनी है सामने वाले को, सामने वाला आपको कैश देगा या कुछ और देने वाला है या बाद में पेमेंट करेगा, वो हो गया आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। दूसरा आता है एनटीटी। एनटीटी क्या होता है, समझिए बात को, एक मिनट। ठीक है,
एंटिटी के लिए भी एक एग्जाम्पल एंटिटी के लिए भी मेरे पास है। मान लीजिए ये जियो सिनेमा आपने देखा है, ये रिलायंस है ना, अंबानी कंपनी है। या आप टाटा को जानते हो, टाटा ये रतन टाटा की कंपनी है। या आप किसी और को देख लो, ठीक है, डीएलएफ अगर आप जानते हो तो वो भी एक कंपनी है। ये सारी कंपनी जिसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है उसको बोलते हैं वन एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, वो सारी तरह बिजनेस जिसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है उसको अपन बोलते हैं बिजनेस। पढ़े, देखिए, बिजनेस एंटिटी मीन इज सेपरेट आइडेंटिटी आइडेंटिफाइड बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, बिजनेस एक सेपरेट आइडेंटिफाई बिजनेस है, एंटरप्राइजेस मतलब इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो आएगा बिजनेस एंटिटी में। जैसे आप रतन टाटा जी की कंपनी देख लो, टाटा ग्रुप, रिलायंस देख लो या अमूल देख लो, ये सारी की सारी एंटिटीज के अंदर आ जाती है। ठीक है। अगला और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि भैया किसी बिजनेस की या तो ये प्रॉपर्टी हो सकती है या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, है ना, आइटम्स। ठीक है, अब समझिए, कोई से भी बिजनेस जिसके पास या तो प्रॉपर्टी हो सकती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसको आप पैसों में नाप सकते हो, वो होती है एसेट्स। एसेट्स आपकी दो टाइप की होती है, एक होता है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा होता है करंट एसेट्स। ठीक है, कि ये होता है करंट एसेट्स। आप समझिए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है भैया, वो सारी की सारी एसेट जिसका आप यूज करोगे प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए यूज करोगे। दूसरा, जिसको आप 1 साल से ज्यादा के लिए अपने बिजनेस के अंदर रखते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जिसमें है वो होने वाली है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट क्या होती है, वो सारी की सारी एसेट जिसको आप यूज करने वाले हो प्रोडक्शन में, या फिर जो आपके 1 साल से ज्यादा की यूज हो, 1 साल से ज्यादा आपके बिजनेस के अंदर है, वो आपकी हो गई नॉन करंट एसेट। जैसे आप मान लीजिए फैक्ट्री बिल्डिंग है आपके पास, इसमें आप क्या करोगे, आप मटेरियल को बनाओगे। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्टी है और साल भर से ज्यादा तो वो रहती है, तो वो होगी आपके बिजनेस एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। दूसरे देखते हैं, फैक्ट्री में लगी मशीन जिससे आप काम कर रहे हो, वो बड़ी बड़ी मशीनें जिसको आप साल भर के अंदर तो बेचोगे नहीं। ठीक है, वो आपकी होने वाली है एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स के भी दो टाइप होते हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो टाइप आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहले होती है टेंजिबल एसेट्स, दूसरी होती है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स के आसपास में आप लिख लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26। आप समझिए टेंजिबल एसेट्स क्या होती है और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। भैया टेंजिबल एसेट्स वो सारी एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, देख देख सकते हो जिसको, वो सारी की सारी एसेट्स वो होती है टेंजिबल एसेट। जैसे टेंजिबल एसेट का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे, एक सेकेंड, टेंजिबल एसेट का एग्जांपल है आपके बिल्डिंग। बिल्डिंग को देख सकते हो नहीं देख सकते, आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। ठीक है, ये सारी सारी एसेट्स, या फिर आपकी लैंड, ये सारी की सारी एसेट जिसको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, ये सारी की सारी एसेट्स हो गई टेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ओनली महसूस कर सकते हो, देख भी नहीं सकते। ठीक है, ये होगी इंटेंजिबल एसेट। जैसे आपकी गुडविल, गुडविल 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 क्या होता है आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। जैसे आपका सॉफ्टवेयर, जैसे आपका सॉफ्टवेयर आपका होने वाला है। ठीक है, जैसे आपका पेटेंट,
ठीक है, ये आपको होने वाला है। जैसे आप सॉफ्टवेयर के बारे में समझिए, सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं पाओगे, ओनली महसूस ही कर पाओगे। गुडविल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लाला कंपनी है जो आयरन मतलब रॉड बनाती है, स्टील बनाती है या कार बनाती है, चलो मान लीजिए कार बनाती है एक लाला कंपनी, और एक है टाटा कंपनी, और दोनों 5-5 लाख रुपए की कार बेच रहे हैं, ये भी 5 लाख रुपए की कार बेच रहा है। तो आप परचेज किससे करना चाहोगे भैया? इमेज इसकी बढ़िया है, इमेज इमेज इसकी बढ़िया है, तो इससे हम परचेज करेंगे। तो ये जो इमेज है इसको ही अपन बोलेंगे गुडविल। ठीक है, ये होती है आपकी गुडविल। आगे बात करते हैं नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए, टेंजिबल एसेट्स में आपको लैंड एंड बिल्डिंग देखने को मिल सकती है, प्लांट एंड मशीनरी मिल सकती है, फर्नीचर मिल सकता है, और ऑफिस इक्विपमेंट मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें भी और आएगी, जैसे हम कोर्स को ख़त्म करने की तरफ मूव करेंगे, सारी चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में आपको बताया तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आपको देखने को मिलेगा इंटेंजिबल एसेट्स में। ये सारी चीज़ें आप महसूस कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट हो गई। करंट एसेट्स क्या होती है भैया? जो आपने ऊपर फैक्ट्री बिल्डिंग ली थी, ठीक है, इस फैक्ट्री बिल्डिंग में कुछ तो बनाओगे। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा बना रहे हो, जीन्स बना रहे हो, तो जीन्स आपकी क्या होगी? स्टॉक। अब स्टॉक क्या होगा? साल भर के रख रहे हो, उसको आप बेचते जाओगे हर 2-3 महीने में। अब ऐसे ही वो सारी एसेट जो 1 साल से अंदर, 1 साल से कम पीरियड के लिए आपके बिजनेस के पास रहती है, वो सारी एसेट, तो उसको बोलेंगे अपन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की दूसरी डेफिनेशन भी सुन लीजिए, वो सारी एसेट्स जो लिक्विडेट हो जाती है, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी 1 साल के अंदर इन कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सारी एसेट्स होगी आपकी करंट एसेट्स। ठीक है, वो सारी एसेट जो जिसको कन्वर्ट हो जाएगी या लिक्विडेट हो जाएगी 1 साल के अंदर, वो होगी करंट एसेट्स। जैसे स्टॉक है आपके पास, स्टॉक आप बेच दोगे, पैसे आ जाएंगे, है ना। अब समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा, आप, है ना, वो अभी पेमेंट नहीं करा, बाद में पेमेंट करेगा, तो वो आपका क्या होगा? डेटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है भैया? आपने किसी से माल परचेज किया, आप बाद में उसको पेमेंट करोगे, तो आप उसके क्रेडिटर्स। ऐसे बिल्स रिसीवेबल, BR इसको बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं इसको BR। ये आगे जब अपन मूव करेंगे उसमें पता लगेगा। कैश इन हैंड, आपके गले में जितने पैसे, उसको कैश इन हैंड बोलते हैं। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे, वो होगा कैश एट बैंक। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे आपकी प्रीपेड सिम होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो सारे के सारे करते हैं जो अगले साल के थे, और साल आपने पे कर दिया। स्टॉक में आपको बताइए, जैसे मान लो जींस का प्रोडक्शन आप करते हो, तो आपके लिए स्टॉक क्या हो गया? जींस होने वाला है। ठीक है, ड्राफ्ट और चेक इन हैंड, ये अपन बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज के बारे में। ये जैसे अपन एसेट्स के बारे में देखे, अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो ये अपनी ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होता है? सर्टेन ऑब्लिगेशन और ड्यूज, मतलब अपने उधार है या ऑब्लिगेशन है जिसको अपने को पे करना है, विच फर्म हैज टू पे। लाइबिलिटी कैन बी डिवाइडेड into two categories, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या है? जैसे एसेट्स अपनी प्रॉपर्टीज हो गई, तो लाइबिलिटीज अपनी क्या होगी? ऑब्लिगेशन या ड्यूज हो गई जिसको अपन को पे करना है। लाइबिलिटीज में दो ही टाइप की होती है, करंट लाइबिलिटीज, दूसरी नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वही जो 1 साल से ज़्यादा के लिए बिजनेस के पास है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर जिसको अपने को पे करना है। ठीक है, ये 1 साल के अंदर अपन पे कर देंगे तो वो करंट लाइबिलिटीज, और जो 1 साल के बाद अपन पे करेंगे तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होने वाला है। एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते, जैसे मान लीजिए नॉन करंट लाइबिलिटीज, बैंक लोन। नहीं लोगे आप, लोन लोगे आप या तो 4 साल 5 साल के लिए लोगे, तो ये आपके लिए बैंक लोन आ गया नॉन करंट लाइबिलिटी। मॉर्गेज लोन मतलब किसी, आपको लोन लेना है, होम लोन, तो आपको घर के पेपर रख के लेना पड़ेगा, तो वो मॉर्गेज होगा, गिरवी होने वाला है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशंस, अदर लोन, मतलब वो सारे के सारे लोन जो आप 1 साल से ज़्यादा के लिए ले रहे हो, वो आपके लिए करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज होने वाली है। करंट लाइबिलिटीज क्या होगा? जैसे अपने डेटर्स देखा, मतलब अपन ने किसी को माल बेचा और वो पेमेंट नहीं करा, वो डेटर था। इसके उल्टा है क्रेडिटर्स।
किसी ने अपने को माल बेचा, मतलब अपन ने किसी से परचेज किया होगा और परचेज करने के बाद अभी पेमेंट नहीं करा तो वो हो गया अपन, अब उसके क्या हुए क्रेडिटर्स। ऐसे बिल्स पेबल होता है बीआर की जैसे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, वो खर्चा जिसका अपन ने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं किया, वो होने वाला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो ऊपर आपने करंट लायबिलिटीज करंट एसेट में बैंक बैलेंस देखा था, अगर वो नेगेटिव में चल जाए, माइनस में चल जाए, तो वो हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक मिनट, थोड़ा सा ये साफ कर दो। ट्रेड रिसीवेबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भूल जाते हैं बच्चे बहुत बार इसको। ट्रेड रिसीवेबल को क्या होता है भैया, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है भैया, दो एलिमेंट्स को मिलकर बनता है ट्रेड रिसीवेबल। पहला जो एलिमेंट होगा वो आएगा डेटर। डेटर का मतलब मैं आपको बता ही दिया, जिस अपन ने किसी को सेल किया वो अभी पेमेंट नहीं करा तो वो आ गया डेटर। ऐसे ही बी आर होता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। अब इन दोनों का जब आप मिलाओगे तो ये होगा ट्रेड रिसीवेबल। याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती है, डेटर्स आता है और बिल्स रिसीवेबल आता है। कई कई क्या होता है डेटर्स ही होता है, तो उसी को बी आर नहीं होता है कभी कभी, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप बिल्स रिसीवेबल लिख सकते हो। देखिए, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है, दोनों सेम है। देयर आर द पर्सन who own to an enterprises an amount for buying goods and services। मतलब एक पर्सन जिसने किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुड्स परचेज की है या सर्विसेज ली है उधार में, है ना, उधार में ली है और अमाउंट वो पे करेगा बाद में, वो होने वाला है उसका डेटर। ठीक है, मतलब आप कभी भी पे करो, 2 दिन बाद करो या 20 घंटे बाद करो, जब भी आप पे करोगे उस टाइम के लिए तो उसके कंपनी के आगे डेटर्स होने वाले हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, जैसे ट्रेड रिसीवेबल में दो एलिमेंट है, ट्रेड पेबल में दो एलिमेंट रहेंगे। पहला जो एलिमेंट होगा वो क्रेडिटर से रहने वाला है, दूसरा बिल्स पेबल रहने वाला है। मैं आपको बता ही दिया कि अगर मान लीजिए आपने किसी फर्म से उधार परचेज करा है तो आप उस फर्म के लिए क्रेडिटर्स कहलाओगे। ठीक है, आप उस फर्म के लिए क्रेडिटर कहलाओगे और आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर साइड में आने वाला है वो। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट में वो क्रेडिटर साइड आने वाला है, आपका वो क्रेडिटर है। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए है, ये जनरल स्टोर चलाते हैं, मिस्टर बी है, ये भी जनरल स्टोर चलाते हैं। ठीक है, ये इससे परचेज करके लाया, अपन बुक्स मान लीजिए इसके बना रहे हैं, ये बी के से परचेज करके लाया माल और उसको पेमेंट नहीं करा, तो बी के लिए क्या होगा, मिस्टर बी डेटर। ठीक है, वो उल्टा समझे, मिस्टर बी मिस्टर ए से परचेज करके लाया और पेमेंट नहीं करा, तो मिस्टर बी मिस्टर बी के लिए क्या होगा, क्रेडिटर। ठीक है, आपकी बुक्स में ही करने वाले हो आप, कई बार आपके क्रेडिटर्स होगा, कई बार डेटर्स होने वाला है। कैपिटल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें के बारे में जानते हैं भैया। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है भैया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो आपकी कैपिटल होने वाली है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी। आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भैया जो भी काम कर रहे हो, पैसे लगाओ जितने भी, वो कैपिटल होने वाली है। सेल्स क्या होता है, सेल्स आपको पता ही होगा। सेल्स आप या तो उधार में किसी को माल बेच रहे हो या कैश में माल बेच रहे हो, ठीक है, वो आपका हो गया सेल्स। किसी को भी बेच रहे हो डेटर को, वो सेल हो गई है। गुड्स बेच सकते हो या सर्विसेज बेच सकते हो। सेल आपकी दो टाइप की होती है, वो कैश सेल और दूसरी होती है क्रेडिट सेल। रेवेन्यू क्या होता है भैया, सेल के जैसे दिख रहा है लेकिन थोड़ा अमाउंट अलग है, थोड़ा इसका डिफरेंस है इसमें। It is the amount in which is earning by selling of production।
ठीक है। सेल करने जो आपको मिल रहा है भैया, जो अमाउंट मिला है वो होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप 20 लाख रुपए की सेल कर चुके हैं, अभी मिला नहीं, जिस दिन मिलेगा वो आपका रेवेन्यू होने वाला है। एक्सपेंसिस क्या होने वाला है आपका, इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स कमिटमेंट और सर्विसेज विच यूज। आपने जो एसेट्स यूज करी है, जैसे मान लीजिए एसेट्स है, बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग को किराए पे ले रहे हो फैक्ट्री बिल्डिंग को, उसका आप जो आप रेंट दोगे वो रेंट आपके लिए खर्चा होने वाला है। एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट, ठीक है। कोई बेनिफिट ले रहे हो आपके, जैसे ये रेंट वाला ही आप इसमें जोड़ लो, फैक्ट्री का रेंट दोगे तो आप बेनिफिट लोगे प्रोडक्शन करने का, तो आपके लिए एक्सपेंडिचर होने वाला। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट भैया जो आपका इनकम हुई है जितनी भी, उसमें से खर्चे माइनस कर दो, एक्सपेंस माइनस कर दो, वो आगे प्रॉफिट होने वाला है। गेन क्या होने वाला है, इट जनरली फ्रॉम इंसिडेंट ट्रांजेक्शन सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग आप 2020 में 20 लाख रुपए की परचेज करे थे, अब 2026 में आप उसको 28 लाख रुपए की बेचोगे। वैसे आपको ये है ना फिक्स एसेट बेचने के लिए यूज नहीं करते, आपको पता ही होगा। तो आप अगर इसको बेच रहे हो और 8 लाख रुपए आपको फायदा हो रहा है, आपकी सेल नहीं होगी। फिक्स एसेट को बेचा नहीं जाता, फिक्स एसेट को बेचते हो जब आपको गेन होगा, क्योंकि गेन कभी कभी होता है, सेल्स रेवेन्यू रोजीना की है, ठीक है। लॉस क्या होता है, मान लो आपके भैया आपके पास 20 लाख की बिल्डिंग थी, आपने छोड़ा, मेरी तो 4, आपका लॉस होने वाला है। एक्सपेंसिस, है ना। अब लॉस क्या होगा, जो आपको प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंसिस करे वो आपका हो गया। डिस्काउंट क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए डेटा कोई डेटा है जिससे आपको 20,000 रुपये लेने थे, अब 20 नहीं दे पा रहा, वो बोला मैं 18,000 रुपये दे दूंगा। अब इन दोनों का जो अंतर है, मतलब 2,000 रुपये जो आपको नहीं मिला है, ये आपका हो गया डिस्काउंट। अब ऐसे ही क्रेडिटर के साथ भी आप कर सकते हो, आप पेमेंट कम कर दो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपके लिए वो प्रॉफिट होगा, आप डिस्काउंट दोगे तो आपके लिए लॉस होने वाला। वाउचर, अरे भैया जो आप परचेज करके लाओ, बिल, आपका बिल, जैसे मान लो AC परचेज करके लाया 35,000 रुपये की, तो वो AC आपके लिए 35,000 रुपये की आप परचेज करके लाए AC, ठीक है। तो AC की चीजें जहाँ पे लिख रही है बिल, कंपनी का बिल, ठीक, AC 35,000 की है, वो आपके लिए वाउचर होने वाला है। बिल आप समझ लीजिए। गुड्स क्या होती है, मैं आपको ऊपर बताया था भैया, जींस खरीद रहे हो, ठीक है, जींस बना रहे हो, तो जींस आपके लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई। गुड्स मतलब स्टॉक, ठीक है, दोनों सेम होती है। ड्राइंग्स क्या होती है, अब देखो जो आपने ऊपर कैपिटल लगाई थी, आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए लगाए, 20 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाए। अब बीच में क्या हो गया भैया, आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो कहाँ से लाओगे, कमा तो तुम रहे नहीं, मतलब सैलरी, जॉब तो कर नहीं रहे, तो बिजनेस से ही निकालोगे। अब अपने पर्सनल यूज के लिए आपने पैसे निकाला बिजनेस से, तो वो हो गए ड्रॉइंग्स, और आपने जब पैसा डाला था वो हो गए इसकी कैपिटल होती है। परचेज क्या होती है भैया, जैसे सेल्स, पता लगा क्या था, सेल्स, गुड्स को अपन सेल कर रहे उधार में या फिर कैश में, ऐसे परचेज करेगा भैया, मीन्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे मान लो आप बनाते नहीं हो जींस, आप खरीद के लाते हो फिर बेच देते हो, तो जो आपने खरीद के लाया जींस, तो वो आपकी परचेज होने वाली है। स्टॉक वही आपका स्टॉक, देखो स्टॉक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 4 लाख आपने यूनिट बनाई, 2020 की बात करते हैं, 2025 की बात करें, 4 लाख यूनिट बनाई और 2.5 लाख यूनिट बिक गई, ठीक है। अब बची है 1.5 लाख यूनिट। 31 मार्च को, 31 मार्च 2026 को ये 1.5 लाख यूनिट बच गई है, तो ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो आपका 31 मार्च को रहा है वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब 2025 से पहले आपके पास 1 लाख यूनिट भी बच गई थी ऐसे ही। अब शुरुआत में 1 लाख यूनिट थी, जो 1 अप्रैल को यूनिट बची थी, 1 अप्रैल 25 को ये हो गई ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जींस का जो जींस का जो आपके पास पड़ा है स्टॉक,
जो 1 अप्रैल का है वो हो गया ओपनिंग स्टॉक, जो हो गया 31 मार्च को वो हो गया आपका लिए क्लोजिंग स्टॉक हो गया है। और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगले में अपन चलेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन या फिर बेसिक आपके अकाउंटिंग और कोई चैप्टर देख लेंगे, ठीक है। अजम्पशन पे देख लेंगे, कॉन्सेप्ट पे देख लेंगे, कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट देख लेंगे। चलो आपके सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आ गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं जिसको, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गए, ये सारे कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे आने वाली क्लास में। इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखी है चैप्टर नंबर 1 की तो जरूर देखना, इसको 2-3 बार जरूर देखना, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।